लेकिन सामने शान को आता हुआ देख वो रुक जाती है। प्रशांत आकर वहीं प्रेम के पास बैठ जाते हैं और एक बार अर्पिता की ओर देखते हैं, जो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को सजाए सबको अपने प्रसन्न होने का संदेश दे रही है। शान को अपने पास बैठा देख प्रेम जी उसे आगे गाने के लिए इशारा करते हैं। शान हल्के से गर्दन हिला आगे गाते हैं। आंखों में नमी हंसी लबों पर। प्रेम, आंखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो। शान अर्पिता से, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। प्रेम जी, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। इतने में गाना खत्म होता है तो सभी तालियां बजाते हुए कहते हैं, वैसे इस बार काफी मजा आया। राधु मुस्कुराते हुए प्रेम से कहती है, लीजिए देवर जी, मेहंदी भी लग गई अब आपके। शोभा, उसके तो लग गई, अब तुम तीनों भी लगा लो। और चित्रा, वो कहाँ है? त्रिशा अभी तक सोई नहीं क्या? शोभा जी ने राधु से कहा तो राधु अपनी परेशानी छिपाते हुए बोली, नहीं माँ, उसने बोला था हमसे कि वो कुछ ही देर में आ जाएगी। ओहो, तो परेशानी का कारण कहीं चित्रा तो नहीं है, पता करता हूँ। कहते हुए प्रेम जी ऊपर चित्रा के फ्लोर की ओर बढ़ जाते हैं और दरवाजे पर जा चित्रा से कहते हैं, कहाँ हो चित्रा, आओ नीचे, सभी एंजॉय कर रहे हैं, तुम ही नहीं हो। और चित्रा बिन दरवाजा खोले ही बोली, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ, आप चलिए। ठीक है, कहकर प्रेम वापस नीचे आ जाते हैं। शान भी फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। मेहंदी वाली अर्पिता, राधिका और स्नेहा के भी मेहंदी लगाने लगती है और कुछ ही समय में वो सबके हाथों पर मेहंदी से एक सुंदर सा डिजाइन बनाती है। अर्पिता अपने एक हाथ पर सुंदर सा डिजाइन और दूसरे हाथ पर सिर्फ एक गोल चांद बनवाती है। वहीं राधिका और स्नेहा मुस्कुराते हुए एक दूसरे को अपनी मेहंदी लगे हाथ दिखाती हैं। परम वहां से उठकर प्रशांत के रूम की ओर बढ़ जाते हैं। प्रीति, महक, शोभा, शीला सभी मिलकर खूब नाच गाना करते हैं और सबको एक साथ देख राधु प्रेम जी से फुसफुसाते हुए बोली, प्रेम जी, अब सब लोग इतने खुश हैं तो कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, आप कुछ मीठा ला देंगे प्लीज। और राधु की बात सुन प्रेम जी हैरानी से बोले, मीठा चाहिए राधु, और वो भी इस समय? राधु, अब मन तो मन है, प्लीज ला दो ना, कहीं से भी लाओ, लेकिन हमें अभी चाहिए। और राधु ने प्रेम जी से धीमे स्वर में जिद करते हुए कहा, ठीक है लाता हूँ, अब मेरी राधिका ने कुछ मांगा हो और प्रेम ना लाए, ऐसा इन 2 सालों में तो कभी नहीं हुआ है। मैं लेकर आता हूँ, तुम बस इंतजार करो। कहते हुए प्रेम शोभा के पास गए और शोभा से, माँ मैं अभी कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, राधु को कुछ मीठा खाना है। शोभा, तो उसके लिए बाहर नहीं, रसोई में जाओ, मैंने दोपहर में ही 2 डिब्बे मिठाई के मंगवा लिए थे, दोनों ही ले आना, सब मिल बांट कर खाएंगे। ओके माँ, धन्यवाद। कहकर प्रेम वहां से रसोई में चला जाता है और दोनों मिठाई के डब्बे उठा लाता है और लाकर शोभा को देते हुए कहता है, लीजिए माँ। शोभा प्रेम से, एक काम करो, एक एक सभी को बांट दो और जितने बचे उन्हें रसोई में रख देना। प्रेम, ठीक है माँ। कहते हुए सभी को बांट देते हैं। शुरुआत अपने पिताजी से करते हैं। राधिका के हाथ में मेहंदी लगी होने के कारण उसे वो अपने हाथ से खिला आगे बढ़ सभी को बांट देते हैं। अर्पिता लेने से मना कर देती है। आधा बॉक्स बचता है जिसे ले जाकर प्रेम रसोई में रख देते हैं। इतने में कमला प्रेम से कहती है, प्रेम बेटे, बहुत देर हो गई है, इसे अंदर ले जाओ, सर्दी भी बढ़ रही है, सर्दी लग जाएगी अब। प्रेम जी राधु को लेकर वहां से चले जाते हैं। अर्पिता वहीं शीला और शोभा के साथ रुक कर सब कुछ समेटने में मदद करती है। चित्रा भी खुद को संभाल कर नीचे आ जाती है। शोभा जी चित्रा की ओर देखते हुए मुस्कुराती हैं। उसकी लाल आंखें देख वो उससे इशारे में ही पूछती हैं कि क्या हुआ, और चित्रा इशारे से ही बोलती है कि कुछ नहीं। शीला शोभा से, जीजी प्रशांत आ गया है, तो मैं जरा उसे देख कर आती हूँ, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? ठीक है शीला, शोभा ने कहा तो शीला उठकर प्रशांत के कमरे में चली जाती है। अर्पिता और चित्रा भी अपने अपने कमरों में चली जाती है। कमरे में जाकर अर्पिता अपने हाथों से मेहंदी छुटा लेती है। शीला प्रशांत के पास गई और उससे बोली, बहुत बिजी रहा ना आज का दिन? प्रशांत, हाँ माँ, थोड़ा सा। गुड, एक काम कर, फ्रेश हो ले, फिर बाहर आ जाना, मैं अर्पिता से बोल दूंगी तेरे लिए खाना लगा देगी। मैं जीजी के साथ कल के दिन के बारे में चर्चा कर लूंगी। अब कल बारात जाएगी तो क्या कुछ रस्में होनी है सब देख लूं, समझ लूं। अर्पिता का नाम सुनकर प्रशांत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन सामने माँ को देख खुद को रोक लेते हैं। अब माँ है, बच्चे के हाव भाव से ही सब समझ जाती है। तो शीला शान की दबी मुस्कान देख लेती है और मन ही मन कहती है, नाम सुनकर ही चेहरा खिल गया है, एक मौका देकर देखती हूँ अर्पिता को, शायद जिज्जी गलत नहीं है। अब इतने दिन से यहाँ रह रही है तो ऐसा तो मुझे कुछ गलत नहीं लगा, सिवाय उस गिफ्ट के, जो क्या था ये नहीं पता। क्या हुआ माँ, क्या सोच रही हो? शान ने पूछा तो शीला अपनी सोच से बाहर आते हुए बोली, कुछ नहीं प्रशांत, मैं जाती हूँ, जल्दी आ जाना, ठीक है? जी माँ, शान ने कहा तो शीला जी उठकर वहां से बाहर चली आती हैं। वो अर्पिता के कमरे में जाती है और उससे बोली, अर्पिता मुझे जीजी के साथ कुछ जरूरी काम करना है, तुम जरा प्रशांत के लिए खाना लगा देना। जी आंटी जी, अर्पिता बोली और शीला जी वहां से चली जाती है। अर्पिता नीचे चली आती है और रसोई में रखा खाना गर्म कर डाइनिंग पर लगा देती है और प्रशांत के आने का इंतजार करने लगती है। प्रशांत भी तब तक आ जाते हैं और उसे देख अर्पिता खाना थाली में निकाल शान के पास रख दूसरी तरफ आकर सामने बैठ जाती है। शान ने अप्पू की ओर देखा और बोले, तुमने खाया? नहीं, मन नहीं था, सुबह से कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं शान, कभी पापड़ तो कभी पूरी, इसलिए अभी शाम को मन ही नहीं हुआ। ठीक है अप्पू, वैसे ये बताओ क्या हुआ, परेशान क्यों हो? माँ ने कुछ कहा क्या तुमसे? शान ने पूछा। इस पर अर्पिता बोली, नहीं शान, आंटी जी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो बहुत अच्छी हैं और हम परेशान नहीं हैं, बस यूं ही मन भारी हो रहा था। ठीक है, कहते हुए वो थोड़ा सा खाना खाते हैं और थाली में रखा लड्डू उठाकर खाते हुए कहते हैं,
लड्डू बड़े टेस्टी है, एक और मिलेगा? शान हम अभी लेकर आते हैं, अर्पिता ने कहा और रसोई की ओर जाने लगी, जिसे देख शान बोले, मैं छत पर इंतजार कर रहा हूँ, वहीं ले आना, और मेरे लिए भी, और साथ ही साथ अपने लिए भी लेकर आना, ठीक है? कहते हुए शान उठकर छत पर चले जाते हैं। वहीं अर्पिता डाइनिंग साफ कर, सारे बर्तन साफ कर, फिर से लड्डुओं को एक कटोरी में रख छत पे ले जाती है। दरअसल प्रशांत ने जो लड्डू खाए उसमें भोलेनाथ जी का प्रसाद होता है, जिसका असर उन पर होना शुरू हो गया है, जिस कारण उन्हें उसका टेस्ट भी अच्छा लग रहा है। अर्पिता ऊपर आ जाती है और उसे देख शान से कहती है, अब आइयो अपू, मैं कब से तुम्हारे आने की राह देख रहा था, पूरे 15 मिनट लेट हो तुम। सॉरी शान, वो हम। अर्पिता आगे कुछ कहती कि उससे पहले ही शान झूले से उठकर आगे आए और उससे बोले, कोई बात नहीं अपू, देर हुई सो हुई, अब ये बताओ वो लड्डू लाई हो ना? हाँ, कहते हुए अर्पिता ने लड्डू की कटोरी शान के आगे कर दी। क्या बात है, मेरी पगली को मेरा ख्याल तो बहुत है, लाओ मुझे दो। कहते हुए शान वो लड्डू उठाकर खा लेते हैं और अर्पिता से कहते हैं, खड़ी क्यों हो अपू, चलो कुछ देर वहां झूले पर बैठते हैं। ठीक है शान, अर्पिता ने कहा और झूले पर जाकर बैठ जाती है। शान भी आकर वहां बैठ जाते हैं और अर्पिता के कंधे पर सर रखकर कहते हैं, पता है अपू, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था वहां गाते हुए, तब से ही मुझे तुमसे प्रेम हो गया था, लेकिन फिर जब मॉल में हम मिले तब एक नया ही रूप देखा तुम्हारा, और फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया। किरण के रिश्ते के लिए जब हम तुम्हारी मासी के घर गए तब एक बार को तो मैं डर ही गया था, मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो ही दूंगा। उस पर मुझे कैसा लग रहा था मैं ही जानता हूँ। उसके बाद वो ट्रेन हादसा, मैं घबरा गया था अपू, और सच बोलूं उस दिन मेरा कोई काम नहीं था कानपुर में, मैं बस तुम्हारे लिए वहां गया था। मैं ट्रेन हादसे वाली बात सुनकर बहुत डर गया था, घबरा गया था कि मैं तुम्हें। कहते हुए शान अर्पिता को गले लगा लेते हैं। मैं बस ठाकुर जी से प्रे कर रहा था कि तुम्हें कुछ ना हो, तुम मुझे सही सलामत ही मिलो। ये कहते हुए शान का गला भर आता है और वो आगे कुछ नहीं बोल पाते। अर्पिता पहली बार शान को इतना भावुक देखती है और वो उससे कहती है, हम जानते हैं शान, आप हमारी परवाह करते हैं, और प्रेम वो तो उससे भी ज्यादा करते हैं। आपकी खामोशी हमसे सब कहती है, हम समझते हैं आपकी खामोशी में छुपे अल्फाजों को। हमारा यकीन मानिए शान, हम सांस लेना छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको नहीं, आपको कभी नहीं छोड़ सकते। आपकी अर्पिता आपसे बहुत प्यार करती है। अर्पिता की ये बात सुन शान बोले, जानता हूँ, मेरी पगली हो तुम, सिर्फ मेरी। अच्छा बातें बाद में अपू, पहले अभी मेरे लिए कोई गाना गाओ। प्रसाद का असर शान पर अब पूरी तरह से हो चुका है। वो अभी जो भी कह रहे हैं वो कहे जा रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। गाना अभी? शांत समय देखिए, रात के 12 बज रहे हैं, इतनी रात को कौन गाना गाता है भला? अर्पिता ने शान के हाथ में रखी घड़ी देखकर कहा। तो क्या हुआ अप्पू, मुझे नहीं पता, तुम कुछ भी गाओ, लेकिन गाओ, शान जिद करते हुए बोले। और शान का व्यवहार देख अर्पिता मन ही मन कहती है, शान जिद कभी नहीं करते, आज क्यों कर रहे हैं, और ये बातें कैसी कर रहे हैं, आज तक कभी इतना नहीं बोले। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नशा करके आए हो? लेकिन नशा और शान संभव ही नहीं है, इस घर में तो कोई नशा नहीं करता। फिर अनजाने में कुछ ऐसा तो नहीं खाया जो कि नशे का कारण हो? खाना खा रहे थे तब तो ठीक थे, फिर लड्डू हो ना हो, उन लड्डुओं में ही कुछ होगा, हमें नीचे जाकर देखना होगा। सोचते हुए अर्पिता उठी और फिर 2 कदम चलकर रुक गई और अपने दुपट्टे का छोड़ छुड़ाते हुए आगे कदम बढ़ाती है। तो शान, अभी ना जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं, गुनगुनाने लगते हैं। आगे बढ़ती हुई अर्पिता रुक जाती है और सोचती है, अगर हम अभी नीचे गए और फिर कहीं पीछे ये नीचे आ गए तो परेशानी बढ़ जाएगी, हमें यहीं रुकना होगा, बाद में जाकर देखते हैं। और अर्पिता वापस आकर वहीं शान के पास ही बैठ जाती है और शान मुस्कुराते हुए वापस कंधे पर सर रखकर कहते हैं, मुझे पता था कि तुम नहीं जाओगी अप्पू। अच्छा सुनो, कल तुम ना जब बारात में जाओगी ना, तब नीली वाली साड़ी पहनना, मेरा पसंदीदा रंग है, और उसके साथ गोल्डन वाली ज्वेलरी रखना। और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए ना एक छोटा सा गिफ्ट है, वो मैं तुम्हें कल ही दूंगा। नहीं, एक नहीं 2 गिफ्ट है, एक बड़ा गिफ्ट और एक छोटा। बातें करते हुए शान को नींद आ जाती है और वो वहीं अर्पिता की गोद में सर रख लेते हैं और नींद के आगोश में चले जाते हैं। शान को चैन से सोया जान अर्पिता उठने की कोशिश करती है तो शान बड़बड़ाते हुए कहते हैं, जाना नहीं अप्पू। अर्पिता वहीं बैठी रह जाती है। सर्दी बढ़ती जा रही है। ये देख अर्पिता अपनी शॉल को फैलाकर शान के ऊपर डाल देती है और खुद अपना सर पीछे टिकाकर शान को निहारती रहती है। जब प्रेम पवित्र होता है तो कोई भी कुविचार प्रेमियों के मन में नहीं आते, वो तो बस एक